आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुसलमान, देश भर में हो रहे प्रदर्शन। वक्फ बिल पर ऐसा क्या बोल गई सोनिया गांधी, ओम बिरला ने कहा उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण। वक्फ बिल पर सियासत गर्म, पटना में आरजेडी नेता ने राबड़ी के घर के बाहर लगाए नीतीश के पोस्टर। नेपाल में राजतंत्र सीमा विवाद, बिम्स्टेक समिट में मिले ओली और पीएम मोदी। भारत पर एक दिन बाद ही ट्रंप ने क्यों कम कर दिए टैरिफ। भारत का आभार जताते नहीं थक रहे म्यांमार के लोग। गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा इजराइल, फिलिस्तीनियों को घर खाली करने का आदेश। श्रद्धांजलि में गूंजे गीत, बॉलीवुड को लगा बड़ा झटका। सलमान की सिकंदर ने छावा को विदेशों में चटाई धूल। और हैदराबाद को घुटनों पर लाने वाले वेंकटेश अय्यर ने दिया गुरु ज्ञान। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग अलग स्थानों पर वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर की गई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती दी है। कोलकाता के पार्क सर्कल क्रॉसिंग पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनों के कारण क्षेत्र में यातायात बाधित हो गए और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वक्फ विधेयक पेश करने के लिए बीजेपी की आलोचना की और उस पर देश को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जबरन पारित कराया गया है। यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। बजट सत्र के आखिरी दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा सोनिया गांधी की टिप्पणी को उल्लेख किए जाने के बाद बिरला ने यह भी कहा कि एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा लोकसभा की कार्रवाई पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने गुरुवार को सरकार पर वक्फ विधेयक को मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। यह समाज को अस्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की मोहर लग चुकी है। शुक्रवार सुबह 2:30 बजे तक चली बहस और वोटिंग के बाद यह बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। अब इस बिल को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस और मुस्लिम संगठन जहां इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पटना में इस बिल पर समर्थन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के निशाने पर है। उनके खिलाफ बाकायदा पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया है। पटना में आरजेडी नेता आरिफ जिलानी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के सामने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में नीतीश की नमाजी टोपी पहने और संघ की वर्दी वाली तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ ही लिखा गया है, इफ्तार देखकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनने वाले, वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया, अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शुक्रवार से छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के मौके पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए संबंधों में बेहतरी की उम्मीद जताई है। ये मुलाकात भारत और नेपाल के लिहाज से अहम है। केपी ओली के नेपाल की सत्ता में आने के बाद से उनका रुख भारत के बजाय चीन की तरफ देखा गया है। इससे दोनों देशों के रिश्ते पर असर हुआ है। हाल ही में नेपाल में राजतंत्र के समर्थन में हुए प्रदर्शनों के पीछे भी भारत का हाथ होने की बातें काठमांडू में कही गई हैं। इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है। नरेंद्र मोदी और केपी ओली ने बैंकॉक में इस मुलाकात के दौरान भारत और नेपाल के संबंधों की समीक्षा की। इस दौरान नेताओं ने लोगों के बीच भौतिक और डिजिटल संपर्क और ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस के दस्तावेज में भारत पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को 27% से घटाकर 26% कर दिया गया है। शुल्क 9 अप्रैल से लागू होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 2 अप्रैल को अलग अलग देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा करते हुए एक चार्ट दिखाया था, जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर लगाए जाने वाली नई टैरिफ रेट का जिक्र था। चार्ट के अनुसार भारत मुद्रा हेरफेर और व्यापार बाधाओं सहित 52% शुल्क लेता है और अमेरिका अब भारत से 26% का रियायती जवाबी शुल्क वसूलेगा। हालांकि व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27% शुल्क लगाए जाने का जिक्र था, लेकिन नवीनतम दस्तावेजों में इसे घटाकर 26% कर दिया गया है। म्यांमार में आए भूकंप और जनहानि के बाद भारतीय बचाव दल पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भारतीय टीम राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम दे रही है। भारतीय टीम के सेवा भाव के कारण स्थानीय लोग उनकी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण तब देखने को मिला जब भारतीय बचाव दल ने म्यांमार के मांडले में मलबे के अंदर से एक शव को निकाला। मलबे में फंसे इस शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि महिला और उसका बच्चा उस भूकंप की चपेट में आने से पहले नमाज पढ़ रहे थे। दल के सदस्यों ने बताया कि एनडीआरएफ कर्मियों को महिला का शव नजर आया तो उन्होंने परिवार की भावनाओं को सम्मान करते हुए शव को बेहद सम्मान पूर्वक बाहर निकाला। इस दौरान दल ने इस बात का ध्यान रखा कि महिला की अंतिम मुद्रा की गरिमा बनी रहे। एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंसी को बताया है कि पहले जो लोग मदद स्वीकार करने में झिझक रहे थे, वे आभार जताते नहीं थक रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने बुधवार को गाजा में सैन्य अभियान के बड़े विस्तार की घोषणा की। इस अभियान के दौरान गाजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की योजना है ताकि उन्हें इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल किया जा सके। बयान में कैट्स ने कहा कि अभियान में युद्ध क्षेत्रों से गाजा की आबादी को बड़े पैमाने पर निकालना भी शामिल होगा। हालांकि उन्होंने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। बयान के अनुसार सैन्य अभियान का विस्तार आतंकवादियों और आतंकी ढांचों के क्षेत्र को कुचलने और साफ करने के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया जा सकेगा। मंगलवार देर रात आरबी मीडिया के लिए इजरायली सेना के प्रवक्ता ने गाजा के दक्षिणी राफा क्षेत्र के निवासियों को अपने घर छोड़ने और उत्तर की ओर जाने का आदेश दिया। फिल्म अभिनेता और कलाकार मनोज कुमार आज 87 साल की उम्र पूरी कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि उनका योगदान, उनकी फिल्में और किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी। फिल्म कलाकार मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वे विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे और उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति और रोटी कपड़ा और मकान उनकी सबसे चर्चित और सफल फिल्में थी। मनोज कुमार लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहे थे। वे लीवर सिरोसिस की बीमारी से पीड़ित थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई में किया जाएगा। सलमान खान का एक मशहूर डायलॉग है, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। उनकी ईद रिलीज सिकंदर 5 दिनों से जिस तरीके से कमाई कर रही है वो इसी की बानगी है, क्योंकि एक तरफ आलोचक है, हेटर्स हैं जो अभी भी सोशल मीडिया पर फिल्म को कोस रहे हैं। दूसरी ओर सलमान के सुपर फैंस है, मास ऑडियंस है जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जमकर सीटियां बजा रही है। इन सब के बीच कुछ ऐसा भी हुआ जो दिलचस्प है। सिकंदर ने साल 2025 में बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर छावा को तगड़ा झटका दिया है। जी हाँ, विदेशों में इसने 5 दिनों में विकी कौशल की छावा से 40% से भी अधिक की कमाई कर डाली। AR मुर्गादौस के डायरेक्शन में बनी सिकंदर की कमाई अब मजेदार केस स्टडी बन गई है। यह पूरी तरीके से सुपरस्टार सलमान खान के सुपर स्टारडम का ही नतीजा है कि फिल्म ने देश भर में 5 दिनों में 90.25 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस कर लिया है। आगे शुक्रवार से रविवार तक इसे पहले वीकेंड का फायदा मिला है।
आईपीएल 2025 में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद पर 80 रनों की शानदार जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के उप कप्तान वेंकटेश अय्यर ने विपक्षी टीम को आक्रामक बैटिंग का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि आक्रामकता का मतलब हर गेंद पर छक्का मारना नहीं, बल्कि हर गेंद पर सही इरादा दिखाने से है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने हाफ सेंचुरी जड़ते हुए मात्र 29 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 60 रन की शानदार पारी खेली और पिछले सीजन के फाइनल की तरह ईडन गार्डन पर गुरुवार को एक अच्छी शुरुआत के बाद केकेआर को 200 रनों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। केकेआर के बल्लेबाज के बीच में पूछे जाने पर अय्यर ने बताया, आक्रामकता दिखाना जरूरी है, लेकिन खेलने के दौरान महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी नेचुरल गेम पर फोकस रखें। अय्यर ने कहा कि अगर हमारा स्कोर 50 रन पर 6 विकेट है और हमें खुद को स्मार्ट क्रिकेटर कहना है, तो किसी भी स्थिति को समझना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना बहुत महत्वपूर्ण है।